अब ध्यान देना, जो परिपथ था वो इस तरीके से दिया था मैंने, ये 1 ओम का था, ये 2 ओम का था, ये 3 ओम का था, ये 4 ओम का था, और इधर लगा हुआ था अपना धारा मापी, ठीक है ना। और ये धारा मापी था कितने ओम का, 5 ओम का, और इधर लगा रखा था एक सोर्स, और इस सोर्स की जो वोल्टता थी वो थी हमारे पास में थी, ये प्लस था और ये क्या था, माइनस था। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को, और ये कहा था कि ये जो धारा मापी है ना 5 ओम का, इसके अंदर प्रवाहित धारा का मान अपन को ज्ञात करना था, इसके अंदर प्रवाहित धारा का मान अपन को ज्ञात करना था। आपकी आवाज सही नहीं आ रही क्या? अब भी आवाज सही नहीं आ रही क्या? देखना ना, एक ने कहा कुंजी लगाओ यहाँ पे, लो भाई कुंजी लगाओ यहाँ पे, इसको तो नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सुनो, अब ये ऐसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो 5 ओम है ना, इस 5 ओम में प्रवाहित धारा अपन को ज्ञात करनी है। और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए, मतलब एक करवाया था, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने के लिए दिया था। कोई हो सकता है कोई एक दो ने सही भेजा हो तो भेजा हो, है ना, बाकी किसी ने भी सही नहीं भेजा। ज्यादातर का तो मामला ये अटक गया कि पिछले क्वेश्चन के अंदर तो ई का मान दे रखा था 2 वोल्ट आपने, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन था ना, सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस केवल डाटा चेंज थे और ई का मान दे रखा था 2 वोल्ट। इस क्वेश्चन के अंदर तो ई का मान दे ही नहीं रखा, तो हम धारा मापी में प्रवाहित धारा कैसे कैलकुलेट करें, ये प्रॉब्लम आ रही थी कई के साथ। तो अब सुनो मेरी बात, अगर आपको ये मान नहीं भी दे रखा ना तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा देखो, एक काम करते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको तो मिटा देते हैं अपन। देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन, ध्यान, ये प्लस है तो करंट कैसे फ्लो होती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये करंट ऐसे आ रही है, मान लो ये करंट आ रही है हमारे पास में, आई करंट आ रही है, इधर कितनी करंट आ रही है, आई करंट आ रही है। अब इस आई करंट में से कुछ करंट चली जाएगी 1 ओम के अंदर, तो मान लीजिएगा 1 ओम के अंदर करंट जा रही है I1। अगर 1 ओम के अंदर I1 करंट जा रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है, आई आ रही है इस पॉइंट पे, जिसमें से I1 करंट इधर जा रही है 1 ओम की तरफ, तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस का I1 जाएगी। इधर कितनी करंट जाएगी, I माइनस का I1 जाएगी। इसको मैं A पॉइंट दे देता हूं, इसको B पॉइंट दे देता हूं, इसको अपन नाम दे देते हैं C पॉइंट, और इसको नाम दे देते हैं अपन D पॉइंट। यहां से I करंट आ रही थी, जिसमें से I1 इधर चले गई 1 ओम के अंदर, तो कितनी बचेगी, I माइनस का I1, जो किसके अंदर चली जाएगी, 4 ओम के अंदर चली जाएगी। अब देखो इधर एरो देखो कैसा लगा हुआ है, नीचे की तरफ है, तो ये जो धारा मापी है इसका जो एरो लगा हुआ है करंट का, वो कैसा लगा हुआ है, नीचे की तरफ। तो मैं मान लेता हूं ये वाली करंट कितनी है हमारे पास में, IG है। कितनी है, IG है। अब देखो सुनो, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट पे I1 करंट आ रही थी, कितनी करंट आ रही थी, I1 करंट आ रही थी। अब इसमें से IG करंट यहां पे चलेगी नीचे, तो बची कितनी, I1 माइनस IG। तो I1 माइनस का IG किसके अंदर जाएगी, 2 ओम के अंदर जाएगी। किसके अंदर जाएगी, 2 ओम के अंदर जाएगी I1 माइनस का IG। अब देखो इधर से आ रही है I माइनस का I1, ठीक है, और इधर से आ रही है IG। अब दोनों इस नोड पॉइंट पे आ रही है, तो इधर आके दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और वो करंट इधर की तरफ जाएगी। देखो इधर आ रही है मेरे पास में I माइनस का I1, इधर से आ रही है IG, तो नोड पॉइंट पे क्या होता है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा कौन कौन सी है, I माइनस का I1 और एक है IG। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, इस जाने वाली धारा के। तो ये जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी, I माइनस का I1 प्लस का IG। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो,
इधर कितनी करंट आ रही है, I1 माइनस का IG सी पे। इधर से कितनी करंट आ रही है, I माइनस I1 प्लस IG। इधर से आ रही है I1 माइनस का IG B से C की तरफ, और इधर D से C की तरफ कितनी आ रही है, I माइनस का I1 प्लस IG। तो नियम क्या कहता है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा में ये दोनों, ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, जाने वाली धारा के। तो देखो I1 से I1 कट जाएगा, IG से IG कट जाएगा, तो कितना आएगा I, यानी इधर करंट कितनी जाएगी, I जाएगी। कितनी करंट जाएगी, I जाएगी। आप तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा कर दो, ये हमने ले लिया, ठीक है ना। ऐसा तो अपन ने कल वाले क्वेश्चन के अंदर भी लिया था। अब क्या करना है, सुनो, हमें एक काम करना है। एक तो ये वाला लूप लेना है ABDA, तो लूप ABDA, इस लूप के अंदर अपन क्या लगाएंगे, किरचॉफ का वोल्ट का नियम लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, किरचॉफ का वोल्ट का नियम। कैसे लगेगा, देखो ये रहा लूप ABDA, इस तरीके से है, इस तरीके से है। ये है A, ये है B, ये है D और ये है A। अब देखो करंट की दिशा देखो इसके अंदर कैसी है, A से B की तरफ है एक, तो एक है मेरे पास में B से D की तरफ, ये करंट की दिशा है, और इधर है A से D की तरफ। इस तरीके से क्या है मेरे पास में करंट की दिशा है। अब चलने की दिशा या तो आप क्लॉकवाइज लोगे या क्या लोगे, आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे। तो मान लो चलने की दिशा में ऐसे ले लेता हूं, इधर गए पहले, फिर इधर आए अपन, फिर इधर गए अपन, है ना, इस तरीके से ले लेते हैं। आप आपकी इच्छा से कैसे भी ले सकते हो चलने की दिशा, या तो ऐसे ले सकते हो इस तरीके से, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो। मतलब ए से स्टार्ट होगे तो या तो आप जा सकते हो ए से बी, बी से सी, सॉरी ए से बी, बी से डी, डी से ए, या फिर ऐसे भी ले सकते हो ए से डी, डी से बी और बी से ए। जैसे इच्छा हो वैसे आप ले सकते हो। अब देखो मैंने बताया था चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम होती है तो V बराबर IR होता है प्लस में, और चलने की दिशा और धारा की दिशा अपोजिट होती है तो V बराबर माइनस IR होता है। चलने की दिशा, धारा की दिशा दोनों सेम होती है तो V बराबर प्लस IR, चलने की दिशा, धारा की दिशा दोनों अपोजिट तो V बराबर माइनस का IR होता है। अब सुनो, इधर देखो A से B की तरफ करंट की दिशा ये रही, चलने की दिशा ये रही, दोनों क्या है, सेम है। चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम होता है तो प्लस IR लेते हैं। तो देखो इसमें करंट कितना है, I1 है, और प्रतिरोध कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 गुणा I1, तो ये हो गया 1 गुणा I1। फिर आओ आगे, इधर देखो चलने की दिशा, धारा की दिशा दोनों सेम है, चलने की दिशा, धारा की दिशा दोनों सेम होता है तो प्लस IR लेते हैं। तो I के तौर पे क्या है, 5, सॉरी I के तौर पे IG है, और R के तौर पे कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 IG। प्लस में लेंगे, क्यों, क्योंकि चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम है। इधर देखो चलने की दिशा, धारा की दिशा दोनों क्या है, अपोजिट है, तो चलने की दिशा और धारा की दिशा अपोजिट होता है तो क्या लेते हैं अपन, माइनस का IR लेते हैं, तो माइनस लगा दो। I कितना है मेरे पास में, इधर देखो A से D में I माइनस का I1, और R कितना है मेरे पास में, 4 है, और ये लूप खत्म, इक्वल टू 0। ये हो गया किरचॉफ का वोल्ट का नियम। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन, देखो ये हो गया I1, फिर 5IG, फिर इधर का हो गया 4I, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 4I1, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखो कितना आएगा ये, 5I1 माइनस का 4I प्लस का 5IG इक्वल टू कितना हो गया, 0। समीकरण नंबर देंगे इसे अपन 1, इसे क्या देंगे, समीकरण नंबर 1 देंगे, ठीक है। अब सुनो, देखो ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। एक काम करते हैं अपन, इसको तो उठा के यहाँ पहुंचा देते हैं, ठीक है ना, इसका काम कंप्लीट है। अब आओ, अब ये वाला लूप लेते हैं अपन BCDB, तो ये लेंगे अपन लूप BCD और B से, इसमें लगाओ, देखो इसमें अपन KVL लगाएंगे। तो देखो ये वाला लूप भी बना लेता हूं मैं इस तरीके से है, ये
इधर है बी, इधर है सी, इधर है डी और इधर है बी वापस मेरे पास में। अब देखो करंट की दिशा देखो, एक तो बी से सी की तरफ है, ये लो करंट की दिशा, इधर डी से सी की तरफ है तो ये लो डी से सी की तरफ, और इधर डी से सॉरी बी से डी की तरफ है तो ये लो। अब चलने की दिशा अब आप अपने हिसाब से कैसे भी ले लो, या तो क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ऐसे ही ले लो। अब वही लगा दो नियम, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम तो प्लस में लेना है, चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट तो माइनस में लेना है। इधर देखो दोनों सेम है, चलने की दिशा और करंट की दिशा दोनों सेम है, तो इधर हो जाएगा 2i1 माइनस का IG। इधर देखो दोनों क्या है, अपोजिट है तो माइनस आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3i माइनस का I1 प्लस I। ये बात खूब अच्छे से पहले से बता रहे हैं अपन। इधर भी देखो दोनों क्या है, अपोजिट है तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5IG इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसको सॉल्व करो, 2i1 माइनस का 2IG, 3i प्लस 3i1 माइनस का 3IG माइनस का 5IG इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखो एक बार, 3 और 2 कितना हो गया, 5i1, 3 और 2 कितना हो गया, माइनस का 5IG, 3 और 2 5 और 5 कितना हो गया, 10IG, और I कितना है, माइनस का 3i इक्वल टू कितना आ गया, 0। समीकरण नंबर देंगे तो अब अपन को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे सुनो, अपन को ज्ञात करना है यहाँ पे किसका मान, हमें ज्ञात करना है यहाँ पे IG का मान। तो ये रखे मेरे पास में दो समीकरण, और इन दोनों समीकरण की सहायता से ही IG का मान इजी वे के अंदर ज्ञात हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने एक लूप और लिया था ADCA, इस लूप को लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों समीकरण से ही क्या हो जाएगा, IG का मान कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक बार आप इसे उतार लो ना, तो इसको थोड़ा पहले ये उदाहरण डायग्राम वापस बनाना, फिर ये और फिर ये, है ना, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे ना। तीसरे लूप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, है ना, इसलिए तीसरे लूप की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, इसको सोल्व करने के लिए अपन को यहाँ पे कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तीसरे लूप को अपन इसलिए नहीं लेना चाह रहे क्योंकि तीसरे लूप के अंदर क्या है, ऑलरेडी ई आ रहा है, ये वोल्टेज हमें पता नहीं है ना। अगर ये वोल्टेज हमें पता होता तो फिर अपन इसको उस तरीके से कर पाते, लेकिन इस वोल्टेज की हमें जानकारी नहीं है, ये वोल्टेज कितने का है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, बताता हूँ किस तरीके से करना पड़ेगा, एक बार उतार लो।
हो गया। नोटिफिकेशन का तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, आना चाहिए नोटिफिकेशन का, तो अपडेट नहीं कर रखा होगा ऐप को, ये हो सकता है। देखो यहाँ पे तीसरे लूप को लेने का कोई भी फायदा नहीं है, तीसरे लूप को लेकर आप इस करंट को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आईजी को, इस चीज का ध्यान रखना ना। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या किया जा सकता है इसको सॉल्व करने के लिए, देखो हमें चाहिए आईजी, हमें क्या चाहिए, आईजी की वैल्यू चाहिए, उतारो इसे। चलो रे चलो, अब देखो सुनो, हमें ये जो आंसर मिलेगा ये आई के रूप में मिल जाएगा, कैसे, देखो हम क्या करेंगे, एक में से दो को घटा देंगे, या दो में से एक को घटा दो, एक ही बात है, ध्यान देना रहे, मैं सॉल्व कर रहा हूं। समीकरण एक में से दो को घटाने पर, एक में से दो को घटाओ, देखो ये क्या है, 5i1, फिर है माइनस का 4i, फिर है 5ig, फिर इसको घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 5i1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10ig, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3i इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। 5i1 से 5i1 कट गया, तो ये आएगा मेरे पास में कितना, माइनस का 3i, सॉरी प्लस का 3i, माइनस का 4i, कितना बचेगा, माइनस का ही बच जाएगा, और ये 10 और 5 कितना हो गया, 15ig आएगा, ठीक है। तो ये यहां से आएगा मेरे पास में 15ig इक्वल टू ig इक्वल टू 1/15, ये मिलेगा अपन को इसका मान, ठीक है, ये मिलेगा रे भाई आईजी का मान, ठीक है ना, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन, सिंपल। अगर मेरे पास में ई का मान दिया हुआ होता तो ये आगे जरूर बढ़ता, लेकिन ये अब आगे नहीं, ठीक है ना। चलिए इसे उतार लो फटाफट, है ना। अब अपन आएंगे प्रमेय पे, है ना। चलिए इसे उतार लेना, उतार लिया हुआ आप लोगों ने, अब सुनना, लिख लिया इसे, है ना, डन है, चलो कंप्लीट, है ना। अब सुनो, देखो अगली हेडिंग लगाइएगा आप लोग, जाल प्रमेय। जाल प्रमेय, ठीक है, हाँ जी, 100% यहां से क्वेश्चन आता है, 101% यहां से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। ये जाल प्रमेय कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये मान लो ये टॉपिक लगभग खत्म होगा 12-13 क्लास के अंदर, ठीक है, इतना बड़ा 12-13 क्लास इसके अंदर आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा इसके ऊपर इंट्रोडक्शन करेंगे अपन, और
एक थ्योरम समझेंगे भी, है ना। सुनो, देखो, सबसे पहले जाल प्रमेय का मतलब क्या है। कोई भी परिपथ दिया हुआ होता है तो हम क्या क्या ज्ञात करते हैं, हम ज्ञात करते हैं परिपथ के अंदर या तो वोल्टेज और या फिर क्या ज्ञात करते हैं, करंट। दो ही टर्म ज्ञात करते हैं, या तो वोल्टेज कैलकुलेट किया जाता है या फिर कैलकुलेट करते हैं अपन करंट। ये दो ही बातें अपन को क्या करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है। अब क्या है, इनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ थ्योरम्स दे रखी है। तो आपसे ये जो क्वेश्चन बनते हैं थ्योरम के, या तो डायरेक्ट बन जाते हैं। थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको थ्योरम का स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि जैसे मान लो अपन को पारस्परिकता प्रमेय पूछ रखा है, तो बोलेगा पारस्परिकता प्रमेय का कथन लिखते हुए पारस्परिकता प्रमेय को सत्यापित करो। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। थेवेनिन प्रमेय पूछेगा तो पूछेगा थेवेनिन का कथन लिखते हुए थेवेनिन प्रमेय को प्रूफ करो। तो अपने इस तरीके से इसके अंदर कुछ प्रमेय चलेगी, तो उस प्रमेय से संबंधित आपका डेरिवेशन पूछेगा, मतलब थ्योरम को प्रूफ करवाने का पूछेगा, और न्यूमेरिकल भी उनसे रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। काम की बात क्या है इसके अंदर, हमको इस जाल प्रमेय के अंदर जो प्रमेय पढ़नी है, वो सारी प्रमेयों के नाम में एक बार आपको बता देता हूं। एक प्रमेय पढ़नी है अपन को पारस्परिकता प्रमेय। ठीक है, एक पढ़नी है अपन को अध्यारोपण की प्रमेय। एक पढ़नी है अपन को क्षतिपूर्ति प्रमेय। ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी तो ना। एक पढ़नी है अपन को मिलर प्रमेय। एक पढ़नी है अपन को थेवेनिन प्रमेय। एक पढ़नी है अपन को नॉर्टन प्रमेय। एक पढ़नी है अपन को अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय। एक पढ़नी है अपन को इसी की उप प्रमेय। ठीक है, टोटल कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्रमेय हमें क्या करनी है, कंप्लीट करनी, जिसमें इसको तो एक तो उप प्रमेय है इसी की, आप ये मान के चलो आपको कितनी थ्योरम पढ़नी है, 7 प्रमेय हमें क्या करनी है, पढ़नी है 7 प्रमेय। और इन 7 प्रमेय पर आधारित न्यूमेरिकल भी हमें क्या करना है, सीखना है, किस तरीके से सोल्व। ठीक, अब देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है, एक तो ये वाली, एक है इसके अंदर अध्यारोपण वाली प्रमेय, और एक है अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय। ये 3 प्रमेय इसके अंदर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे कम इंपोर्टेंट प्रमेय कौन सी है, सबसे कम इंपोर्टेंट प्रमेय है मिलर प्रमेय। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 2015 की बात है ना, 15 या 16 की बात है, ये सारी थ्योरम हर कोई पढ़ाता था। एक मिलर प्रमेय को छोड़ देते थे, बहुत ही सिंपल प्रमेय है, आधे पेज की भी नहीं है, आधे पौने पेज की है ना, बहुत जगह छुड़वा दी जाती थी, और पढ़ा भी देते हैं ना तो भी स्टूडेंट उसको पढ़ के नहीं जाता था। क्यों नहीं पढ़ के जाता था, कभी जिंदगी के अंदर मिलर प्रमेय से क्वेश्चन ही नहीं आया, और पहली बार क्वेश्चन लगा दिया 2015 के अंदर, कोई सी भी प्रमेय नहीं पूछी, मिलर प्रमेय पूछ ली, क्योंकि उसको पता है आज तक क्वेश्चन नहीं आया, स्टूडेंट इसको पढ़ के नहीं आता, तो उसने पेपर बनाने वाले ने मिलर प्रमेय से क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया पहली बार। और जब पहली बार क्वेश्चन आया, कोचिंग के अंदर तो करवा दी थी, लेकिन ये बोला नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हो आप, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आ गया, तो ये मान लो सारे स्टूडेंट रपट गए, जो पढ़ के गए पूरे वो तो कर गए, नहीं तो बाकी सबकी हालत इसके अंदर खस्ता होगी। फिर क्या हुआ, अगली साल भी क्या हुआ, लास्ट ईयर आ गई मिलर प्रमेय, तो मिलर तो आने से रही, छोड़ो इस प्रमेय को ना, लगातार अगली साल भी मिलर प्रमेय दे दी उसने ना, नेक्स्ट ईयर भी अगली साल लगातार बैक टू बैक 2 साल तक इसने मिलर प्रमेय दी है। ठीक है ना, जो कभी इंपॉर्टेंट मानी ही नहीं जाती। अब ये माना जाता है कि मिलर प्रमेय भी अपने आप में अहमियत रखती है, क्योंकि उसको पता है स्टूडेंट इसको पढ़ के नहीं आ रहे, और वो लगातार उसने 1 साल प्रमेय दी, बहुत सालों के अंदर तो कभी पहली बार पूछी गई, और फिर उसके बाद भी ये
उस साल भी, नेक्स्ट ईयर भी वापस उसने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया कि स्टूडेंट पढ़ के नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने क्या किया, इसे रिपीट। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब मेन मुद्दे पे आते हैं अपन अपने काम। देखो सुनना, ये जो जाल प्रमेय है, इसके अंदर अपनी पहली प्रमेय चलेगी पारस्परिकता की प्रमेय। कुछ जनरल बातें कर रहे हैं अपन प्रमेयों के ऊपर। सुन, सबसे पहले हर थ्योरम का स्टेटमेंट हमें क्लियर रूप से समझ में आना चाहिए, बुक की लैंग्वेज के रूप में नहीं, अपनी लिखित लैंग्वेज या जो अपन लिखवा रहे हैं और जो लैंग्वेज आप लोग पढ़ पा रहे हो इजी वे के अंदर, उसी लैंग्वेज के अंदर हमें ये समझ में आना चाहिए। कैसे? सुनो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हाँ जी, ये चैप्टर कितना बड़ा है, ये प्रमेय खत्म हो जाएगी जब जाके ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना। अब बता दिया 12, 13, 15 क्लास में खींच सकती है, उसके बाद में पहला चैप्टर खत्म होगा। फिर इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है, अगला है सेमीकंडक्टर, वो है। सुनो, अब ध्यान दो आप लोग, नोट करना। हमारी पहली प्रमेय चलेगी पारस्परिकता की प्रमेय। सबसे पहले मैं उसके स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखो, ये मान लो हमारे पास में, ढंग से समझना, 2 लूप का परिपथ है। ये रहा मेरे पास में 2 लूप का परिपथ, ठीक है। कितने लूप है इसके अंदर? 2 लूप है। एक लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा। आप ऐसे कहोगे एक लूप ये रहा, उस पर मत जाओ। ये मेरे पास में इसमें अभी 2 लूप हैं, ये पहला रहा और ये रहा मेरे पास में दूसरा। ढंग से समझना ना, अगर आपने स्टेटमेंट ढंग से समझ लिया तो थ्योरम ढंग से कर लोगे, और थ्योरम ढंग से समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल तो ऐसे ही होंगे हवा के अंदर ही, ठीक है ना। फटाफट, ये Z1 है, ये Z2 है, ये है Z3, ठीक है। मान लो आपके पास में सोर्स यहां पे लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स यहां पे लगा हुआ है। कौन से लूप के अंदर लगा हुआ है? ये पहले लूप के अंदर। कौन से लूप के अंदर लगा हुआ है? पहले लूप के अंदर। तो करंट कैसे फ्लो होती है? प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस से करंट जाएगी माइनस की तरफ, यानी करंट ऐसे फ्लो होगी। और जैसी पहले लूप के अंदर करंट है, वैसी ही करंट फ्लो होगी कौन से लूप के अंदर? दूसरे लूप के अंदर। इसमें क्लॉकवाइज है तो इसके अंदर भी कैसी फ्लो होगी? क्लॉकवाइज, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, सोर्स हमने कौन से लूप के अंदर लगा रखा है? पहले लूप के अंदर। आपको क्या करना है? दूसरे लूप की करंट ज्ञात करनी है। मान लो मैंने दूसरे लूप की करंट ज्ञात करी और दूसरे लूप की करंट आई अपने पास में कितनी आई? कितनी करंट आई अपने पास में? आई करंट आई। मेरी बात सुनना, सोर्स लगा हुआ है पहले लूप के अंदर और करंट कैलकुलेट करनी है हमें दूसरे लूप की, और दूसरे लूप की जो करंट है वो करंट क्या है? आई। ये हमने क्या कर ली? कैलकुलेट कर ली। तो पारस्परिकता प्रमेय ये कहती है कि अब क्या करो आप लोग, ये जो हमारे पास में यहां पे वोल्टेज सोर्स पहले लूप में लगा हुआ था ना, वोल्टेज सोर्स कौन से लूप में लगा हुआ था? पहले लूप में। इसको पहले लूप से हटा दो और किस में लगाओ? दूसरे लूप में लगाओ। ये लो, इसको हटा के मैंने किस में लगा दिया? दूसरे लूप के अंदर लगा दिया। अब दूसरे लूप के अंदर लगा दिया तो अब की बार करंट ऐसे फ्लो होगी प्लस से माइनस की तरफ, तो ये लो करंट ऐसे फ्लो होगी। ये दूसरा लूप है और ये पहला लूप है। जैसे इसके अंदर डायरेक्शन वैसे इसके अंदर डायरेक्शन हो गई। तो पारस्परिकता प्रमेय ये कहती है कि जब वोल्टेज सोर्स पहले लूप में लगा हुआ था तो हमने दूसरे लूप की करंट फाइंड करी, तो कितनी है? वो आई है। अब वोल्टेज सोर्स को दूसरे, पहले से हटा के किस में लगा दो? दूसरे में लगा दो। अगर पहले से हटा के मैं इसे दूसरे में लगा दूं ना, तो पहले लूप के अंदर भी कितनी करंट फ्लो होगी? आई करंट ही फ्लो होगी। यानी ये जो करंट है ना आई, इस करंट के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। वापस सुनो, सोर्स लगा रखा है पहले लूप में, दूसरे लूप की करंट है आई। अब सोर्स को पहले लूप से हटाकर दूसरे में लगा देंगे अपन, तो पहले लूप में भी आई करंट ही फ्लो होनी चाहिए। मान लो इस वोल्टेज सोर्स के कारण दूसरे लूप के अंदर 5 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो अब इस सोर्स को पहले लूप से हटाकर दूसरे में लगा दूंगा ना, तो पहले लूप के अंदर भी करंट कितने एम्पियर की फ्लो होनी चाहिए? 5 एम्पियर की करंट की फ्लो होनी चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं? पारस्परिकता की प्रमेय कहते हैं।
क्या ये स्टेटमेंट लाइन समझ में आई आप लोगों को? एक बार बताइएगा। जो मैंने समझाई है कि भाई वोल्टेज सोर्स पहले में लगा हुआ है तो दूसरे लूप की करंट मान लो 5 एम्पियर है। अब यदि मैंने वोल्टेज सोर्स को दूसरे लूप से हटाकर पहले लूप से हटाकर दूसरे में लगा दिया तो पहले लूप के अंदर भी कितने अमाउंट की करंट फ्लो होगी? 5 एम्पियर की करंट की फ्लो होनी चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं? पारस्परिकता की प्रमेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? पारस्परिकता की प्रमेय कहते हैं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? थ्योरम के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा? इस लूप में वोल्टेज सोर्स लगा रखा है तो इस लूप की करंट कैलकुलेट करेंगे। फिर अपन क्या बोलेंगे कि इसमें से हटा के मैं इसमें लगा दूंगा तो इस पहले लूप की करंट फाइंड करेंगे। तो ये दोनों करंट क्या आ जानी चाहिए? इक्वल आ जानी चाहिए। और फिर हमारी कौन सी प्रमेय सत्य हो जाएगी? पारस्परिकता प्रमेय सत्य हो जाएगी। आपको न्यूमेरिकल देगा तो न्यूमेरिकल के अंदर ऐसे पूछेगा, दिए गए परिपथ के लिए पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार सोर्स यहां लगा हुआ है तो इस लूप की करंट याद कर लेना, फिर सोर्स को हटा के यहां से इधर लगा देना और इस लूप की करंट याद कर लेना और दोनों करंट बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से पारस्परिकता की प्रमेय क्या हो जाएगी? प्रूफ हो जाएगी। एक बार रिप्लाई करके बताओ बात समझ में आई? एक बार रिप्लाई करके बताना बात समझ में आई, क्योंकि हर एक थ्योरम अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हर एक थ्योरम से संबंधित न्यूमेरिकल भी अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आगे बात समझ में, स्टेटमेंट समझ में क्लियर हुआ? चलो, हाँ इजी है। अब जब थेवेनिन आएगी जब पता चलेगा इजी क्या होती है प्रमेय ना। जब थेवेनिन आएगी ना, वैसे तो बहुत इजी है थेवेनिन प्रमेय। मैं थेवेनिन प्रमेय को पहले एग्जाम्पल से करवाऊंगा, है ना? मतलब पहले अपन उसके एग्जाम्पल करेंगे फिर उसके बाद में थ्योरम करेंगे, क्योंकि जब ज्यादा बेटर समझ में आएगा थेवेनिन के अंदर। ठीक है, चलो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। आ रही आवाज? एक बार रिप्लाई करना फिर लिखवाते हैं अपन, है ना? चलेगा। हेडिंग लगाओ आप लोग जाल प्रमेय, और जाल प्रमेय के अंदर लाइन लिखो। लिखना जाल प्रमेय के अंदर लिखना, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा एवं वोल्टता जैसी राशियों का, परिपथ में धारा एवं वोल्टता जैसी राशियों का, वोल्टता जैसी राशियों का मापन करने के लिए, मापन करने के लिए जाल प्रमेय का उपयोग किया जाता है। जाल प्रमेय का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रमेय, प्रत्येक प्रमेय एक बंद परिपथ पर आधारित होती है। प्रत्येक प्रमेय एक बंद परिपथ पर आधारित होती है। इसी बंद परिपथ को, इसी बंद परिपथ को जाल कहा जाता है। इसी बंद परिपथ को जाल कहा जाता है। इसी बंद परिपथ को जाल कहा जाता है। हाँ जी, पहली प्रमेय लगाओ पारस्परिकता प्रमेय। फर्स्ट प्रमेय लगाना पारस्परिकता प्रमेय। फर्स्ट प्रमेय लगाना पारस्परिकता प्रमेय। हाँ जी, लिखते चलना इसके अंदर। लिखना इस प्रमेय के अनुसार
इस प्रमेय के अनुसार प्रथम लूप में वोल्टता स्रोत ई के कारण प्रथम लूप में वोल्टता स्रोत ई के कारण द्वितीय लूप में धारा कैपिटल आई है, अब यदि वोल्टता स्रोत को प्रथम लूप में से हटाकर द्वितीय लूप में लगा दिया जाए तो प्रथम लूप में धारा आई ही प्रवाहित होगी, इसे पारस्परिकता की प्रमेय कहते हैं। ध्यान दो रे, ये मेरे पास में है लूप फर्स्ट, अंदर ही लिख देता हूं, ये है लूप फर्स्ट और ये है मेरे पास में लूप सेकंड। सेम इसके अंदर भी ये वाला लूप क्या है, लूप फर्स्ट है और ये वाला है लूप सेकंड। अब ध्यान दो, वोल्टेज सोर्स किस में लगा हुआ है, पहले में लगा हुआ है, तो इसमें पहले लूप में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो दूसरे लूप के अंदर करंट कितनी है, मान लीजिए कितनी है, आई है। अब इसको यहां से हटाकर दूसरे में लगा दिया तो पहले लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, आई करंट ही फ्लो होगी। मेरी बात सुनना, वोल्टेज पहले में लगा हुआ है तो दूसरे लूप में कितनी करंट है, मान लीजिएगा आई है। तो अब वोल्टेज सोर्स को मैंने पहले से हटाकर दूसरे में लगा दिया तो पहले लूप के अंदर भी कितनी करंट ही फ्लो होनी चाहिए, आई करंट ही फ्लो होनी चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं, पारस्परिकता की प्रमेय कहते हैं। यानी जो अपन ने अभी स्टेटमेंट लिखाया है ना, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों डायग्राम हम बना सकते हैं। तो चलो ये दोनों डायग्राम एज इट इज बना दो, अगल बगल में ही स्टेटमेंट के जस्ट नीचे, स्टेटमेंट के जस्ट नीचे ही ये दोनों डायग्राम कॉपी कर लो ऐसे कैसे।
चलेगा। बताओ स्टेटमेंट तक किसी को कोई प्रॉब्लम? स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है। आप इधर भी प्लस माइनस लिख लो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस। स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? हमको हर एक थ्योरम 100% समझनी है ढंग से, मतलब पूरी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, और उसका प्रूफ भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और उसका न्यूमेरिकल भी उनके सबके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एक एक थ्योरम के जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे एक एक थ्योरम पे, वो सारे न्यूमेरिकल करेंगे अपन। ठीक है, आप रिप्लाई कर दो, स्टेटमेंट आप लोगों का क्लियर है? ना ना, ई को सेकंड लूप में उल्टा नहीं लगाना, एज इट इज कॉपी करके लगाना है, यहां से उठाना है और ऐसे कैसे लगाना है, उल्टा नहीं लगाना भैया ना, हमको एज इट इज कॉपी करके ऐसे कैसे लगाना है। ठीक है, हमको कोई उसके चेंज नहीं करने प्लस माइनस। ठीक है, चलो ये कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसका प्रूफ करेंगे अपन कल की क्लास के अंदर सुबह 6 बजे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल इसका प्रूफ भी कर लेंगे अपन, और समय रहा तो इसका न्यूमेरिकल भी अपन कर लेंगे। न्यूमेरिकल तो बहुत छोटा है, 5 मिनट का।